नमस्कार दोस्तों, द डेली ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 13 मई और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन का डिटेल एनालिसिस। दोस्तों, मैं पिछले 1-2 दिनों से थोड़ा बीमार हो गया था, इसलिए मैं एडिटोरियल्स लेके नहीं आ पाया। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ये थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आज के एडिटोरियल्स तो डिस्कस करेंगे ही, उसके साथ ही साथ जो पुराने 1-2 दिनों के एडिटोरियल्स जो छूट गए हैं उनको भी कंपाइल करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये हैं वो सारे एडिटोरियल्स। इसमें से ये वाला एडिटोरियल जो है ये आज के एडिटोरियल्स हैं, और ये वाले जो एडिटोरियल जिनमें मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ ये परसों के एडिटोरियल हैं। तो देखिए, पहला एडिटोरियल जो है वो आज की डेट में बताता है कि पैंडेमिक की वजह से किस तरीके से हम देख सकते हैं फूड की इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा लोगों में बढ़ गई है। तो ये आर्टिकल उसके बारे में डिस्कस करता है। तो हम देखेंगे किस तरीके से तो सोशल सिक्योरिटी जो होती है वो हेल्प करती है फूड सिक्योरिटी को एनहांस करने में। ये वाला आर्टिकल बताता है कि पैंडेमिक जैसे जैसे फैल रहा है उस हिसाब से जितने भी प्रिजन हैं हमारे, जहाँ पर जितने भी कैदी लोग रहते हैं, तो क्योंकि प्रिजन बहुत ओवर क्राउडेड हैं तो अब कैदियों को छोड़ना पड़ रहा है बेल पे। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या चीज़ें कही हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ये वाला आर्टिकल बताता है कि किस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर एक साथ काम करना चाहिए ताकि जितने भी वैक्सीन की कमी हो रही है, मेडिकल इक्विपमेंट्स और ऑक्सीजन में दिक्कत हो रही है, उसको वो रिजॉल्व कर सके। ये वाला एडिटोरियल जो इजराइल और पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में बात करता है, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। ये एक बहुत ही इनडेप्थ आर्टिकल है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि किस तरीके से डिजिटल वर्ल्ड में इनइक्वालिटी हर दिन बढ़ती ही जा रही है, तो इसको भी हम बहुत इन डेप्थ में देखेंगे। और जितने भी सारे आर्टिकल्स हैं ना, इसमें कहीं ना कहीं डेटा और फैक्ट्स इंक्लूडेड हैं, तभी मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि जनरली आपको बताऊँ तो एक दिन में, जैसे आज के दिन में भी 7 एडिटोरियल न्यूज़पेपर में टोटल आए हुए थे, लेकिन काम के उसमें से सिर्फ 3 थे, क्योंकि बाकी के 4 एडिटोरियल्स जो थे वो ज़्यादातर ओपिनियन बेस्ड थे, और ओपिनियंस हमारे लिए किसी काम के नहीं है। हमारे लिए काम की चीज़ क्या है? गवर्नमेंट डेटा के फैक्ट्स हो गए, ठीक है, फैक्ट्स फिगर्स हो जो जितने भी मिलते हैं, ये सब चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा काम की है। पहला आर्टिकल बताता है किस तरीके से आज की डेट में इजराइल और पैलेस्टाइन के लोगों में बहुत ज़्यादा क्लैश हो रहा है, और उसकी वजह से इजराइल पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर जो है आ रहा है। जेरूसलम में हमने देखा कुछ दिन पहले इतना वायलेंस हुआ और अभी भी हो रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि इजराइल की जो पुलिस है वो अल अक्सा मॉस्क में घुस गई और वहाँ पर काफ़ी सारे प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में क्लैश हुआ, जिसमें काफ़ी सारे पैलेस्टीनियन लोग जो हैं वो इंजर हो गए। बेसिकली हुआ क्या कि इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि जितने भी पैलेस्टीनियन फैमिलीज जो शेख जर्रा में रिसाइड कर रही हैं उनको वहाँ से हटाया जाए, और इस वर्डिक्ट के खिलाफ जितने भी पैलेस्टीनियन लोग हैं वो थे, और होना भी था उनको, क्योंकि सिंपल सी बात है जो वर्डिक्ट था वो उनके अगेंस्ट था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब ये प्रोटेस्टर्स जब ये लोग इस चीज़ के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इजरायली पुलिस जो है इन्होंने इन पे एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ी। तो ये लोग जो है अल अक्सा मॉस्क में जाके छिप गए, और इन्होंने सोचा कि हाँ, मॉस्क एक रिलीजियस प्लेस है, तो डेफिनेट सी बात है पुलिस जो बोल रहा हूँ तो डेफिनेट सी बात है जो पुलिस है वो वहाँ पर एंटर नहीं करेगी। लेकिन फिर भी इजराइल पुलिस जो है मॉस्क के अंदर एंटर कर गई, और वहाँ पर जितने भी लोग थे, जितने भी पैलेस्टीनियंस थे, वो इंजर्ड हो गए, और क्लैश भी हुआ उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा, जो वहाँ पर वायलेंस जिसकी वजह से इंक्रीज हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि इजराइल की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने जेरूसलम डे फ्लैग मार्च के लिए परमिशन भी दे दी, क्योंकि ये फ्लैग मार्च जो था ना, ये एक तरीके से रिप्रेजेंट करता था कि किस तरीके से इजराइल जो है उसने जो जेरूसलम है उसको कैप्चर कर रखा है, यानी एक रिप्रेजेंटेशन था सुप्रीमेसी का, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि जेरूसलम जो है ना वो आज की डेट का ही एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, एक बहुत पुराना इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रह चुका है, ठीक है। अगर मैं आपको पास्ट की बात बताऊं तो 1948 में जब फर्स्ट अरब इजराइल वॉर हुआ, और उसके बाद जो 1967 में भी एक 6 डे का जो वॉर हुआ, वो बताता है कि किस तरीके से इजराइल जो है वो एक तरीके से सोवरेनिटी क्लेम करता है पूरे रीजन पे। हम देख सकते हम जैसे अगर पास्ट की अगर मैप्स भी देखें तो पहले पैलेस्टीन का एरिया काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन आज की डेट में वो सारा एरिया मोस्टली इजराइल ने कैप्चर कर चुका है। यही तो रीज़न है कि काफ़ी सारे देश जो हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते। अभी कुछ टाइम पहले ही आपको पता होगा कि यूएई ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि इतना टाइम बाद अब कुछ कंट्रीज जो हैं जाके इजराइल को रिकॉग्नाइज कर रही हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान जो है वो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता,
और उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे देश हैं ना जो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो अब देखिए, कई लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि जितने भी पैलेस्टीनियंस हैं उनके साथ गलत हो रहा है। ये भी अब एक, आप कह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का सीन बन जाता है कि इजराइल के साइड कुछ लोग हैं, कुछ लोग पैलेस्टीन के साइड हैं। तो इसमें क्या होता है ना, पूरा वर्ल्ड आपस में डिवाइडेड है इस ओपिनियन में। अभी तो कुछ कंट्रीज रिकॉग्नाइज कर रही हैं और कुछ नहीं रिकॉग्नाइज कर रही हैं। एक पीस प्रोग्रेस है ना, जो वो बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है पैलेस्टीनियंस और इजरायली के बीच में। और एक तरीके से हम कह सकते हैं पैलेस्टीनियंस जो है ना, वो अब कम संख्या में रह चुके हैं और इसलिए वो वीक भी हो चुके हैं इजरायली फोर्स के सामने। मैं आपको एक चीज़ एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। जैसे आप कह सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान का जो सीन है ना, यानी जो बहुत लॉन्ग टर्म से चल रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट, मतलब रिजॉल्व हो ही नहीं पा रहा है। कभी पाकिस्तान कोई अड़ंगा डाल देता है, कुछ ना कुछ कर देता है पाकिस्तान। वही चीज़ इजराइल और पैलेस्टाइन में भी चल रही है। उनका भी कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बहुत पुराना टाइम का कॉन्फ्लिक्ट है और अभी भी चल रहा है। अब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इजराइल है, इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी वर्डिक्ट दिया था कि पैलेस्टीनियन जितने भी हैं उनको वहाँ से हटाया जाए, जो शेख जर्रा का एरिया है वहाँ से हटा के उनको कहीं और सेटल कराया जाए। तो एक तरीके से ये अटेम्प्ट जो है ना, पैलेस्टीनियंस की नज़रों में कैसा देखा जा रहा है। पैलेस्टीनियंस ऐसा सोच रहे हैं कि ये एक तरीका है ज्यूइश सेटलमेंट्स को बढ़ाने का। ये मतलब उसको अपना वेलफेयर के तरीके से वो नहीं देख रहे हैं। ऑल तो मुझे भी नहीं लगता कि ऐसा कोई वेलफेयर है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट जब भी जुडिशरी कोई ऑर्डर देती है तो वो लोगों के लिए वेलफेयर के लिए ही देती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो अब वो लोग, उनकी नज़रों में तो ये देखा जा रहा है कि ये जो चीज़ें हमारे अगेंस्ट हैं और ये जूइश सेटलमेंट्स को पूरी तरीके से एक्सपैंड करने की सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है। तो अब एक तरीके से जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इजराइल सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद जो भी इजराइल के एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, जो भी इजरायली फोर्सेज आज की डेट में कर रही हैं पैलेस्टीनियन के साथ, उसने एक तरीके से बहुत कंडेमनेशन लाया है पूरे वर्ल्ड से। बहुत आलोचना की जा रही है इजराइल की पूरे वर्ल्ड में। तो हम देख सकते हैं कि इस तरीके से अब इंटरनेशनल कम्युनिटी का इजराइल पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है। और तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इजराइल को इस प्रेशर से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनको इस चीज़ की आदत बहुत पहले से पड़ चुकी है। तो अब देखते हैं ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो प्रेशर है वो कितना इजराइल को इफेक्ट करता है। उनका प्रेशर ये है कि उनको तेल अवीव को प्रेशराइज करना चाहिए, ताकि जितने भी पैलेस्टीनियंस हैं ना, वो एटलीस्ट डिग्निटी के साथ तो रहें, उनके साथ इतना अत्याचार तो ना हो। ये मेन चीज़ है यहाँ पर। उसके बाद जो बाइडन ने ऐसा कहा कि अमेरिका की जो कमिटमेंट है ह्यूमन राइट्स के को लेके, वो एक तरीके से इजराइल के लिए जो भी हमारी फॉरेन पॉलिसी होगी उसका मेन सेंटर रहेगी। यानी टॉप पे हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है ह्यूमन राइट्स के लिए जो भी हम कर रहे हैं वो बिल्कुल टॉप पे रहेगा। यानी कोई भी ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग डील नहीं दी जाएगी इजराइल। अब देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें, इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, आगे देखने को अभी है ये सब चीज़ें। और देखते हैं अभी आगे जाके पक्का कोई ना कोई एडिटोरियल डेफिनेटली आएगा जो बताएगा कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही है। ये वाला आर्टिकल में थोड़ा बहुत डेटा है, और तो फुल डेप्थ में हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर आज की डेट में कंडीशन क्या बताई जा रही है। भारत का जो पॉजिटिविटी रेट अभी ओवरऑल चल रहा है वो करीब करीब 21% है। ठीक है, उसमें से भी अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज की बात करो तो 734 में से 533 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनकी पॉजिटिविटी 10% से ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम अप्रैल 12 की बात करें, यानी थोड़ा पुराना डेटा की यहाँ बात की गई है, तो भारत ने 3.7 मिलियन डोजेज वैक्सीन की एडमिनिस्टर करी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें, जैसे अगर अप्रैल 12 की बात की जाए, तो अगर हम इससे आगे 10-15 दिन आगे की डेट में देखा जाए तो ऐसा होना चाहिए ऑन ग्राउंड की वैक्सीन जो है उनका एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वैक्सीन बढ़नी चाहिए जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है। लेकिन चीज़ ऐसी देखी नहीं गई। अप्रैल 12 के बाद अप्रैल 26, यानी आप कह सकते हैं 14 दिन बाद ये हुआ कि वैक्सीन जो है उसका लोगों तक पहुंचना और कम हो गया। अगर 12 अप्रैल की बात करो तो 3.7 मिलियन डोज पहुंची थी, और उसके 14 दिन बाद सिर्फ 3 मिलियन डोजेज ही पहुंच पाई एक दिन में। और अगर 1 मई की बात करो सिर्फ 2.4 मिलियन डोजेज पहुंची। तो हम देख सकते हैं जो ग्राफ जो है ना, ये समय के साथ ना नीचे को डिक्लाइन कर रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आगे आगे, वैसे वैसे ये ग्राफ डिक्लाइन कर रहा है, जो बताता है कि वैक्सीन की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। ऊपर से क्योंकि अब 18+ के जितने भी लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन के लिए अलाउ कर दिया गया है, तो डेफिनेट सी बात है अब एक ज़्यादा पॉपुलेशन, एक ज़्यादा बड़े तख्ते को हमें कवर करना है। तो क्योंकि इतने सारे लोगों को हमें कवर करना है, तो डेफिनेट सी बात है लोड तो पड़ेगा ना सिस्टम पे, और इसी लोड की वजह से हम कह सकते हैं कि वैक्सीन में डेफिशिएंसी आ रही है। एक सिंपल सी कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात बताऊं,
अगर क्योंकि मोस्टली अगर आप इस न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो तो आप 18 प्लस ही हो, क्योंकि जनरली इस टाइप के लोग ही, इस कैटेगरी के लोग ही न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स को पढ़ते हैं। तो अगर आप भी वैक्सीन को का स्लॉट बुक कराने जा रहे होंगे तो आप भी देख रहे होंगे हमेशा आपको स्लॉट्स फुल मिल रहे होंगे, आपको स्लॉट खाली मिल ही नहीं रहा होगा। तो हम देख सकते हैं रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। वहीं अगर आप 45 प्लस वाले जो कैटेगरी है, जितने भी हॉस्पिटल सिर्फ 45 प्लस वालों को अलाउ कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, अगर आप वहाँ देखो तो आपको वहाँ पर स्लॉट्स हमेशा खाली मिल जाएंगे, हमेशा वहाँ पर स्लॉट्स वैकेंट होंगे। और कोई भी अगर 45 प्लस का इंसान अगर वैक्सीनेशन के लिए बुक करना चाहता है तो वो जब मर्जी चाहे, हमें कभी भी अगर फ़ोन उठा के बुक करे तो उसको आराम से स्लॉट मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्लॉट के लिए वैक्सीनेशन के लिए, एक पर्टिकुलर एज कैटेगरी के लिए वैक्सीनेशन स्लॉट्स बहुत इजीली अवेलेबल है, और एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए वैक्सीनेशन स्लॉट्स में बहुत ज़्यादा रश हो चुका है। तो हम ये चीज़ देख सकते हैं कि बहुत इनइक्वालिटी तो नहीं कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर पैदा हो रही हैं। केसेस की बात करें तो अभी करीब 3,80,000 केसेस आ रहे हैं, और डेथ्स की बात करो तो करीब 4,000 लोग एक दिन में कोरोना की वजह से मर रहे हैं। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि हमें एक सबक क्या सीखने को मिलता है। सबक हमें ये सीखने को मिलता है कि जितनी भी राज्य सरकार है उनको बिल्कुल प्रॉपरली इक्विप करना चाहिए अपने आप को। ठीक है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार को राज्य सरकार को इक्विप करना चाहिए। आपको भी पता होगा कि इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो स्टेट गवर्नमेंट जनरली अपने ग्राउंड पे करती हैं। ऑल तो अभी तो खैर हम पैंडेमिक में हैं, लेकिन जनरली स्टेट गवर्नमेंट को अपने आप को प्रॉपरली इक्विप करना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा सेंटर को क्या करना चाहिए, उनको एज ए फैसिलिटेटर का जॉब करना चाहिए। फैसिलिटेटर कैसे, जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि हम बहुत सारे कंट्रीज से, अलग अलग देशों से, कहीं से ऑक्सीजन की सप्लाई ले रहे हैं, कहीं से वेंटिलेटर्स की सप्लाई ले रहे हैं, कहीं से इक्विपमेंट्स की सप्लाई ले रहे हैं, कहीं ऑक्सीजन जनरेटर्स की सप्लाई ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सारा काम जो है ये केंद्र सरकार कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, ये सारे जितने भी काम है ना। तो क्योंकि ये सारे काम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब चीज़ें लेके डायरेक्टली स्टेट्स को भेज रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक फैसिलिटेटर की तरह बीच में एक्ट कर रही है। आप कह सकते हैं बीच का बंदा जो कह सकते हैं। तो केंद्र सरकार को इस तरीके से ही एक्ट करते रहना है, सप्लाई चेन को एनहेंस करते रहना है, और जितनी भी राज्य सरकार है ना उनको इसको प्रॉपरली लोगों तक पहुंचाना है। ये यहाँ पर मेन चीज़ है। अगर इस तरीके से चीज़ें होंगी ना तो डेफिनेट सी बात है कि ये क्राइसिस को हम कुछ टाइम में कंट्रोल कर ही लेंगे। और तो देखिए मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी क्योंकि पैंडेमिक बहुत ज़्यादा फैल चुका है, तो हम देख सकते हैं कि जो भी लोग हैं वो जनरली क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ब्लेम स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दे रहे हैं या डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट पे ब्लेम डाल दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस एडिटोरियल को पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली बात है आप किसी ना किसी एग्जाम या आप किसी ना किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। तो देखिए आपका ना माइंडसेट जो है ना कंस्ट्रक्टिव तरीके में काम करना चाहिए। डेफिनेट सी बात है, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में लूप होल्स हैं, चाहे वो आप स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लो या चाहे आप वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि आप एक ग्रुप ए की किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे आप CAPF की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप CDS की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप एक ग्रुप ए की पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, और क्योंकि ग्रुप ए में आप आगे जाके एक ऑफिसर बनोगे तो आपका काम ना प्रॉब्लम्स पे फोकस करना नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम सबके पास है यार। अगर आप एक सड़क में जाते हुए एक रिक्शे वाले से भी पूछ लो यार कि देश में क्या क्या गड़बड़े चल रही हैं, तो वो भी 50 गड़बड़े आपको बता देगा कि मेरे घर के सामने सड़क अच्छी नहीं है, सरकार ऐसा नहीं कर रही है, वैसा नहीं कर रही है। और जेन्युइन सी बात है, क्योंकि इस क्लास के लोग जनरली जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं और जितने भी लोग एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व नहीं है वो लोग इस टाइप की बातें करेंगे। तो इसी को तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। लेकिन क्योंकि आप एक ऑफिसर पोस्ट के लिए जा रहे हो तो आपका जो माइंडसेट है ना वो प्रॉब्लम पे फोकस करना नहीं होना चाहिए, आपका माइंडसेट क्रिटिसिज्म पे फोकस करना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका माइंडसेट होना चाहिए सोल्यूशन ओरिएंटेड, कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। अब जैसे ये जो प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा सोल्यूशन दिया हुआ है। ऑल्दो मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि मैं इतने सारे एडिटोरियल्स डिस्कस करता रहता हूँ, तो मोस्टली जितने भी हिंदू के जितने भी कॉलमनिस्ट होते हैं ना जो ये एडिटोरियल्स लिखते हैं, ये भी मोस्टली प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं कि केंद्र सरकार ने ये सब चीज़ें नहीं करी, राज्य सरकार यहाँ पर फेल हो गई है, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर बताते रहते हैं, जुडिशरी यहाँ पर फेल हो गई है। लेकिन सोल्यूशंस ना बहुत रेयरली कोई राइटर बताता है। जैसे इन राइटर ने यहाँ पर सोल्यूशन प्रॉपर्ली बताया गया है कि किस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक तरीके से एक साथ काम करने की जरूरत है, जहाँ पर केंद्र सरकार एक फैसिलिटेटर होगी और राज्य सरकार जो होगी उन सब चीज़ों को प्रॉपर्ली लोगों के पास पहुँचाएगी।
तो देखिए सॉल्यूशन का एक इन्होंने एक पहलू बताया गया है कि किस तरीके से चीज़ों को किया जा सकता है। वैसे ही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमने इतना डिस्कशन इस चीज़ पे कर लिया है, तो जैसे राइटर ने यहाँ पर एक चीज़ बताया है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को इस तरीके से कोऑर्डिनेट करना चाहिए। वैसे ही आप मुझे कोई एक अपने दिमाग में आपके जो आ रहा है ऐसा एक स्टेप जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कर सकती है ताकि हम इस पैंडेमिक को प्रॉपर्ली कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज़ आप भी मुझे प्लीज़ सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड से बताइए। कोई भी क्रिटिसिज्म देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्रिटिसिज्म जो है आपको इंटरव्यू में हेल्प नहीं करेगी, बल्कि आपका सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये बहुत ज्ञानवान की बातें हो चुकी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले एडिटोरियल के साथ। ये वाला एडिटोरियल प्रिजनर्स की बात करता है। कैसे? देखिए आज की डेट में आपको पता होगा कि जो हमारे जितने भी जेल हैं, जितने भी हमारे प्रिजन्स हैं, वो प्रिजनर्स से ओवर क्राउडेड है। अब देखिए जहाँ पर भी क्राउड की बात आती है ना, वहाँ पर ये पैंडेमिक जो है ना, पैंडेमिक के लिए बहुत आसान हो जाता है फैलना। कोरोना के लिए, कोरोना के तरीके से आप कह सकते हैं मौज आ जाती है फैलने के लिए, क्योंकि जितनी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं वहाँ पर इतना जल्दी स्प्रेड होता है कि पूछो मत। तो वही चीज़ आज की डेट में हमारे प्रिजन्स में भी चल रही है, क्योंकि हमारे प्रिजन्स की ऑक्यूपेंसी लेवल इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि पैंडेमिक में एक बार एक भी इंसान को अगर हुआ, तो एक भी इंसान अगर इन्फेक्ट हुआ तो डेफिनेट सी बात है ये इतनी जल्दी फैलेगा कि पूरे का पूरा प्रिजन जो है वो कोरोना से ही बढ़ जाएगा। तो अब हो क्या रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है कि जितने भी एलिजिबल प्रिजनर्स हैं, एलिजिबल का मतलब ऐसे प्रिजनर्स जो जिनके कह सकते हैं जो उन्होंने किया है, जो गलत काम उन्होंने किया है, वो बेल के लायक हों, इस टाइप की कोई चीज़ है, मतलब ऐसी कोई एलिजिबिलिटी उन्होंने रखी होगी प्रिजनर्स के लिए। तो जितने भी इस टाइप के प्रिजनर्स हैं उनको इंटरिम रिलीज कर दिया जाए कुछ टाइम के लिए, ताकि प्रिजन्स में जो है क्राउडिंग कम हो और ये पैंडेमिक जो है प्रिजन्स के अंदर ना फैले। ये आज की ही बात नहीं है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कह रखी है, लेकिन पिछले साल जब कोरोना नया नया आया था, इनफैक्ट कोरोना के बहुत ज़्यादा फैलने से पहले ही मार्च 23 को ही आप जान सकते हैं कि जो मार्च 23 है वो जनता कर्फ्यू के आसपास का टाइम है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया था कि प्रिजनर्स को, जो भी प्रिजनर्स एलिजिबल हैं, उनको इंटरिम रिलीज पे छोड़ दिया जाए। अब देखिए इस चीज़ के लिए ना स्टेट्स में जो है हाई पावर्ड कमेटी तक बिठाई गई है कि जो प्रिजनर्स हैं उनको किस तरीके से बेल पर रिलीज किया जाए एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। स्पेसिफाइड पीरियड के लिए मतलब अब देखिए प्रिजनर्स को कुछ टाइम के लिए छोड़ा जाएगा और जब पैंडेमिक थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा तो उनको वापस बुला लिया जाएगा। अब ये मुझे नहीं पता कि उनको किस तरीके से बुलाया जाएगा, क्या पता उसमें से कुछ प्रिजनर भाग जाएं या कुछ भी इस टाइप की चीज़ें हों, है ना, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली है तो प्रिजनर ही, है ना, गलत काम तो उन्होंने किया ही है कुछ ना कुछ, है ना। और हर प्रिजनर जनरली सोचता है जेल से भागने की या जेल से जल्द छूटने की। तो अब इसका मुझे भी क्लियरली पता नहीं है, देखते हैं अगर कोई एडिटोरियल इस चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करता है तो ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कई सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं कि किस तरीके से जो हमारे कंजेस्टेड जेल्स है ना, वहाँ पर जितने भी प्रिजनर्स हैं उनको एक तरीके से अलग अलग किया जाए, यानी थोड़ा उनमें डिस्टेंसिंग की जाए। अगर एक पर्टिकुलर जेल के एक कैबिन में अगर 6 प्रिजनर बंद हैं तो 6 से करके उनको 3 ही कर दिया जाए, ठीक है। यानी इस तरीके से कम किए जा रहे हैं प्रिजनर्स, लेकिन ऐसा भी कब तक होगा? अल्टीमेटली हमारे जेल्स तो फिर भी कंजेस्टेड है ही, तो ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये कर रहा है कि इंटरिम रिलीज पे प्रिजनर्स को छोड़ रहा है। अब कोर्ट का ऑर्डर जो है ना, तो इस तरीके से हमारे जेल्स को डिकंजेस्ट तो करेगा ही, और राइट टू लाइफ का जो हमारा वो राइट है, उसके अलावा जितने भी प्रिजनर्स हैं उनकी जो हेल्थ है उनको भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अगर हम कुछ पुराने वर्डिक्ट्स की बात करें या कुछ पुराने लैंडमार्क जजमेंट्स की बात करें तो 2014 में अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का जो वर्डिक्ट था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया है इस तरीके से पुलिस जो है उसको अननेसेसरी अरेस्ट नहीं करने हैं, स्पेशली उन सारे केसेस में जिसमें 7 साल से कम टाइम की जेल होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि एक लैंडमार्क जजमेंट की बात की गई है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा लैंडमार्क जजमेंट है जिसने, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कौन सा लैंडमार्क जजमेंट है जिसने ये कहा कि जो हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ऑल्टर नहीं किया जा सकता? ऐसा कौन से वाले लैंडमार्क जजमेंट ने कहा? उसके अलावा मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, एक तो ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए, दूसरा आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा लैंडमार्क जजमेंट है जिसने ये कहा कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। कुछ दिन पहले जब हमने एडिटोरियल्स डिस्कस किए थे जहाँ पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स जो 50% की कैपिंग को क्रॉस कर रहे थे, वहाँ पर मैंने आपको इस चीज़ को क्लियरली बताया था कि ये कौन सा जजमेंट था जिसने 50% की कैपिंग सेट करी। अब ये क्वेश्चन मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ,
तो प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। उसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 436A के अंदर ये बताया गया है कि जितने भी अंडर ट्रायल्स हैं जिसने अपने प्रिजन का टर्म का मैक्सिमम टर्म का हाफ टाइम कंप्लीट कर चुका है, मान लीजिए किसी के प्रिजन का टर्म जो है वो 4 साल का है और उसमें से उसने 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनको एक पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज कर दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये एक क्राइटेरिया हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जितने भी एलिजिबल प्रिजनर्स हैं उनके लिए सेट किया होगा, जिसके बेसिस पे वो उनको इंटरिम रिलीज या बीए टाइप की दे रहे हैं। तो ये था इस पूरे एडिटोरियल में बताया गया है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट आज की डेट में क्या वर्डिक्ट दे रहा है प्रिजनर्स के हित में लेके। ये वाला आर्टिकल जो है काफ़ी इन डेप्थ बताया गया है कि किस तरीके से जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं हेल्थ और एजुकेशन में, वो इनइक्वालिटीज़ को बढ़ाने में ही लगे हुए हैं। बताया गया है कि किस तरीके से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है ना, उसने लोगों की जो जॉब्स हैं, सैलरी जो हैं, उनको एक तरीके से बहुत कम कर दिया है। जॉब्स आपको पता होगा कि पैंडेमिक में कम हो चुकी हैं बिल्कुल, ठीक है। अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो उनकी जॉब तो वर्क फ्रॉम होम प्रॉपरली चल रही है ना। लेकिन अगर हम कुछ और लोगों की बात करें, जैसे अगर आप सिविल इंजीनियर्स की बात कर लीजिए या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बात कर लीजिए, चलो, तो ये ऐसे लोग हैं जहाँ पर उनकी जो जॉब्स हैं वो प्रॉपरली जो नहीं है आज की डेट में, उनको जॉब का लॉस हो चुका है क्योंकि वो ऑनलाइन तो वर्क कर नहीं सकते। तो अल्टीमेटली ये टेक्नोलॉजी की इनइक्वालिटी को भी शो कर रहा है कि किस तरीके से आज की डेट में टेक्नोलॉजी जो है उसने इनइक्वालिटी जो है एनहेंस कर दी है। उसके अलावा यहाँ पर राइटर ने एक लिंक मेंशन किया है और बताया है कि किस तरीके से जितने भी अमीर लोग हैं, जैसे अडानी की यहाँ पर बात की गई है, तो उनकी जो नेटवर्थ है वो और इंक्रीज हो गई इस टाइमलाइन में। यानी सिंपल सी बात अगर कही जाए तो जो रिच लोग हैं, अमीर और अमीर हो चुके हैं और गरीब हो चुके हैं। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी इनइक्वालिटी जो है वो देखी जा रही है। अगर एक इंडियन पॉपुलेशन की बल्क में बात की जाए तो वो आज की डेट में इकोनॉमिक सेटबैक जो है उन पर बहुत ज़्यादा आ चुका है, जिसकी वजह से उन पर बहुत जॉब लॉसेस और इनकम के जो शॉक्स हैं वो आ रहे हैं। कितने लोग तो डिप्रेशन में भी जा चुके हैं क्योंकि घर में इनकम है ही नहीं। तो फूड इनसिक्योरिटी सबसे ज़्यादा सर पे बनी हुई है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है उसने एजुकेशन और हेल्थ में एक तरीके से इनइक्वालिटीज जो है बढ़ा दी गई है। अगर कुछ टाइम से अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो बूम पे है, ठीक है। अब जैसे अभी आप मुझसे जो एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, ये भी एक ऑनलाइन एजुकेशन का ही आप कह सकते हैं एक पार्ट है। लेकिन क्योंकि आप एक मिडिल या एक हाई क्लास फैमिली से डेफिनेटली आते होंगे, बट क्या आप मुझे बताइए कि ऐसा इंसान जिसके घर में मोबाइल नहीं है या जिसके पास मोबाइल तो है पर इंटरनेट नहीं है, क्या वो उस एडिटोरियल को पढ़ पाएगा? और तो ये एडिटोरियल सबके लिए फ्री है क्योंकि ये यूट्यूब पे आ रहा है, लेकिन फ्री होने के बावजूद भी इसको सब कोई पढ़ नहीं पाएगा क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो वही चीज़ आज की डेट में है। राइटर यहाँ कहना चाहते हैं कि कुछ लोगों के लिए तो ऑनलाइन एजुकेशन में स्विच करना बहुत सीमलेस होगा, बहुत आसान होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ के लिए बहुत डिप्राइव हो चुके हैं आज के डेट। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से 2 बच्चों ने अपनी जान ले ली। क्यों? क्योंकि एक ऐसे इंसान था, एक ऐसा बच्चा था कॉलेज का जो मतलब वो गोवा में रहते थे और उनकी फैमिली जो थी उनके पास अपने मोबाइल को रिपेयर कराने के पैसे नहीं थे। तो देखिए यहाँ पर उस बच्चे ने अपनी जान ले ली क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रहा था। और तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आजकल के जो बच्चे हैं उनमें हम कह सकते हैं टॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं है, पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है और सबसे बड़ी बात विल पावर बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखिए मैंने अल्टीमेटली पिछले आर्टिकल में दोबारा वही चीज़ आपको जो बताई थी कि माइंड जो है सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। अब क्या आप ही मुझे बताइए कि जान देना वो भी सिर्फ क्योंकि मोबाइल रिपेयर नहीं हुआ है। डेफिनेटली बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भी चीज़ उनके साथ हुई वो सही हुई, क्योंकि यार एक गरीब परिवार जो मोबाइल रिपेयर नहीं करा पा रहा उसकी कंडीशन क्या होगी ये मैं भी समझता हूँ। बट अल्टीमेटली इस बच्चे ने एक मोबाइल रिपेयर नहीं हो पाया। हाँ ये बात तो सही थी कि वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था, ये भी बहुत मेजर इशू था, बट सिर्फ क्योंकि एक मोबाइल रिपेयर नहीं था उसकी वजह से अपनी जान दे दी। तो अब आप ही बताइए कि इसके पेरेंट्स थे जो इसको पाल रहे थे इतने टाइम से, उन पे क्या बीत रही है, ये मेजर बात है ना। तो टॉलरेंस विल पावर आज के बच्चों में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। खैर ये तो एक एग्जाम्पल था। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट डेटा पे आते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे डेटा जो 2017 का है वो ये बताता है कि 6% रूरल हाउस होल्ड और 25% अर्बन हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनके पास आज की डेट में कंप्यूटर है।
यानी अगर गांव की बात करें तो 100 में से सिर्फ 6 लोगों के पास कंप्यूटर है। ठीक है, देखिए कितने कम लोगों के पास है। और हम शहरों की बात करें ना, शहरों में हमें लगता है ना यार कि शहर है, डेवलप्ड है, ये सब चीज़ें वहाँ पर होंगी आराम से। शहर में भी 100 में से केवल 25 लोगों में, यानी 1/4 लोगों के पास ही आज की डेट में कंप्यूटर है। उसके अलावा ये तो सिर्फ कंप्यूटर की बात होगी, लेकिन कंप्यूटर का अचार डालोगे क्या अगर आपके पास इंटरनेट ही नहीं होगा तो? वही बात यहाँ पर बताई गई है कि सिर्फ 17% लोगों के पास रूरल एरियाज में इंटरनेट फैसिलिटी है, और अगर अर्बन एरियाज की बात करो तो 42% लोगों के पास इंटरनेट आज की डेट में अवेलेबल है। यानी अर्बन में तक हम देख सकते हैं कि 50% लोगों के पास तक इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। अब स्मार्टफोन जो है वो डेफिनेट सी बात है, उन्होंने पिछले 3 से 4 साल में एनहांसमेंट तो दिखाया गया है टेक्नोलॉजी में, और जितने भी डेवलपमेंट्स होते हैं ना इन सब एरियाज में, उसमें एडवांसमेंट तो डेफिनेट सी बात है दिखाया है। लेकिन फिर भी एक बहुत मेजर तख्ता छूट जाता है जिसके पास आज की डेट में स्मार्टफोन भी नहीं है। देख सकते हैं कि किस तरीके से सोसाइटी आज की डेट में स्ट्रगल कर रही है। अब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया, जैसे NCERT, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, ऑक्सफैम। अब इन सब ने टुगेदर ये बताया गया है कि 27% और 60% के बीच में इस तरीके के लोग हैं जो आज की डेट में ऑनलाइन क्लास को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। और ये इसके रीजंस क्या है? इसके रीजंस हैं पहले तो लैक ऑफ डिवाइसेस। अब मान लीजिए पूरे घर के अंदर सिर्फ पिताजी के पास एक स्मार्टफोन अवेलेबल है, तो जब पिताजी का स्मार्टफोन खाली होगा तब जाके बच्चे उसमें से पढ़ेंगे। मान लीजिए जाए कि अगर पापा को कोई ऑफिस का काम आ गया तो बच्चों से वो डिवाइस छीन जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा शेयर डिवाइस। अब मान लीजिए पूरे घर में एक ही स्मार्टफोन है, एक बच्चा पढ़ रहा है तो दूसरा अपनी क्लास नहीं ले पाएगा क्योंकि पहला तो उसमें ऑलरेडी पढ़ रहा है। ये भी एक दिक्कत है। इनएबिलिटी टू बाय डेटा पैक। अब मान लीजिए कि 3 महीने का रिचार्ज जो है वो 550 रुपये का है, लेकिन एक परिवार जो महीने के 1500 रुपये कमाता है, क्या वो इतना महंगा रिचार्ज अफोर्ड कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो यही होती है इनएबिलिटी टू बाय द डेटा पैक। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत दिक्कतें हैं। मान लीजिए कि एक परिवार ऐसे घर में रहता है जहाँ पर उनके पास सिर्फ एक कमरा है, उसी एक कमरे में एक कोने में उनका किचन भी है, वहीं पर उनके बेड भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि वहाँ पर इन्वायरमेंट बन पाएगा पढ़ने का? वहाँ पर खाना भी बन रहा है, वहीं पर कोई टीवी भी चल रहा होगा, क्या वहाँ पर बच्चे पढ़ पाएंगे? नहीं। तो प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगर इसी की बात करो, अगर रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो आज की डेट में भी 25% भारतीय ऐसे हैं जो सिंगल रूम के कमरों में रहते हैं आज की डेट में, और एक 2017 से 19 के बीच का डेटा बताया गया है। इसके अलावा एक बहुत मेजर डेटा जो है, बॉयज़ के कंपैरिजन में गर्ल्स जो हैं उनको ज़्यादा इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ रही है इस पैंडेमिक में। क्योंकि बताया जा रहा है कि गर्ल्स से, क्योंकि अब सब बच्चे घर में ही बैठे पड़े हैं, स्कूल तो जा नहीं रहे हैं, तो गर्ल्स से और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि वो घर का काम करेंगी, घर में हाथ बटाएंगी। तो वैसे ही पढ़ाई कम हो रही थी, उसके अलावा लड़कियां इन काम में उनको घर वाले लगा दे रहे हैं, तो अब वो और ही नहीं पढ़ पा रही। तो देखिए और ज़्यादा कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। उसके अलावा एक मीडियम जो होता है ना, इंग्लिश और हिंदी मीडियम का जो सीन होता है, उसने बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर दिया है। मैं सिंपल सी बात आपको बताता हूँ कि जितने भी हिंदी मीडियम के जो स्कूल्स होते हैं ना, उनमें जनरली क्या होता है कि बच्चे जो हैं अगर इंग्लिश मीडियम के कोई भी चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे इंग्लिश की बुक्स हो गई है ना, या इंग्लिश में जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, तो उनको दिक्कतें हो जाती हैं। लेकिन ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में हिंदी में पढ़ाना तो काफ़ी दिक्कतें हैं। आपको भी पता होगा कि जितने भी ऐप्स वगैरह हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन में हेल्प करते हैं, वो जनरली इंग्लिश बेस्ड ही हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि अगर हिंदी बेस्ड भी होते हैं, तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं ना, वो जनरली हमारे इंडिया में तो यही देखा गया है कि हिंदी मीडियम के बच्चे वो होते हैं जो इतने अच्छी फैमिली से नहीं आते, जो थोड़ा फैमिली से फाइनेंशियली वीक होते हैं, या इस टाइप की कंडीशन जिसके घर में प्रिवेल करती है। तो अब क्या होता है कि इस टाइप के बच्चे जो है ना, एक इंग्लिश मीडियम में इस टाइप का जो ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो उनको बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। इस तरीके से इन बच्चों से भी ऑनलाइन एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटी जो है वो छीन जाती है। ठीक है, अब ये बात यहाँ पर ये है कि आज की डेट में हम देख सकते हैं कि एजुकेशन का जो सेक्टर है उसमें तो इनइक्वालिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आगे इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स और होने वाली है हेल्थ सेक्टर में। ठीक है, हेल्थ केयर में अगर हम बात करें इंडिया की, तो हम बेयरली 1% अपनी GDP का स्पेंड कर रहे हैं। पब्लिक स्पेंडिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पर।
तो हेल्थ पे हम बेरली 1% अपनी जीडीपी का स्पेंड करते हैं, ऑल्दो हमें उसको इंक्रीज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे अगर आप यूएस की बात करो तो वो आज की डेट में 10% तक खर्च कर रहे हैं। खैर उनके वहाँ भी कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको डेटा बता देना चाहता हूँ ताकि आप प्रॉपर एनालाइज कर पाएँ कि यूएस जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेंड कर रहा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ठीक है, अभी तो हमें जितने भी हमारे कंट्रीज में जितने भी बेड्स, जितने भी एसेंशियल्स हैं जिनकी शॉर्टेज हो रही है, उन पर फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे ड्रग्स हो गए, हॉस्पिटल्स के बेड्स हो गए, ऑक्सीजन हो गई, वैक्सीन्स हो गई, इन सब पे फोकस करने की ज़रूरत है। और हमें इस टाइप के सोल्यूशन, देखिए वही चीज़ जो मैंने पिछले एडिटोरियल में आपसे बताई, सोल्यूशन पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, तभी जाके हम अपनी हेल्थ सर्विसेज को एनहेंस कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा हम देख सकते हैं कि कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो उन पर इतना बर्डन बन चुका है ना हॉस्पिटल की तरफ से, क्योंकि हॉस्पिटल जो है मन चाहे पैसा मांग रहे हैं आज की डेट में। ब्लैक मार्केटिंग जो है, जैसे ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग, इनफैक्ट मैंने अभी पढ़ा कि ऑक्सीमीटर जो होते हैं ना, जो वो ऑक्सीजन का लेवल आपके पल्स में मेजर करते हैं, उनको तक लोग 5-5 हज़ार रुपये में बेच रहे हैं। उनको तक इतना इलीगल तरीके से सेल कर रहे हैं, जबकि वो 1000-1200 रुपये में मिल जाता है। देख सकते हैं कि कितनी इंसान का स्वार्थ कितना बड़ा हो चुका है आज की डेट में, कि इस पैंडेमिक में जहाँ पर एक इंसान को दूसरे इंसान की हेल्प करनी चाहिए, वहाँ पर इंसान अपनी जेब भरने में लगा हुआ है। देख सकते हैं कि कितनी करप्ट प्रैक्टिसेस आज की डेट में देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे वही कहा ना, सरकार को ब्लेम करने से पहले लोगों को अपने अंदर खुद झांक के देखने की जरूरत है। लोग खुद ही यहाँ पर इलीगल वर्क करने में लगे हुए हैं, लास्ट में फिर स्टेट गवर्नमेंट को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेंगे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। कहते हैं ना, एक पिरामिड होता है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये पिरामिड है। पिरामिड की सबसे नीचे मैं, आप और जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है वो आती है, जितने भी हम लोग हैं। इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स आती हैं, इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट्स आती हैं। ठीक है, ऐसा होता है। अब अगर मान लीजिए नीचे का पूरा पिरामिड ही डिस्टॉर्टेड है, ये पूरा पिरामिड का बेस ही खराब है, तो क्या आप मुझे बताइए कि ऊपर के जो जितने भी तख्ते हैं क्या वो टिक पाएंगे? नहीं। जब नीचे का बेस स्ट्रांग होगा ना, तब जाके ऊपर के जो तख्ते हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। तो हमें अपने आप पे ऑन ग्राउंड ज़्यादा अच्छा से काम करने की ज़रूरत है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली एक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि चेंज जो है ना वो बेस लेवल से ही स्टार्ट होता है। लेकिन लोगों को तो अपने करप्ट प्रैक्टिसेस करने से फुर्सत हो नहीं रही यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है उसने दोबारा हम देख सकते हैं एजुकेशन के अलावा बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी बढ़ा दी है, कि जिन लोगों के पास अच्छे स्मार्टफोन हैं, जिन लोगों के पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है, जो लोग प्रॉपर्ली एजुकेटेड हैं, उनको तो कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन करना और स्लॉट बुक करने में कोई दिक्कत हो नहीं रही है ना। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जिनको इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है, वो स्लॉट ही बुक नहीं कर पा रहे हैं, और स्लॉट बुक नहीं कर पाएंगे तो वैक्सीन कैसे मिलेगी? ऊपर से कोविन वेबसाइट जो है वो सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। तो देखिए, अब हमें यहाँ पर चेंजेस करने की ज़रूरत है। अब अगर हम प्राइवेसी की बात करें तो देखिए, क्योंकि आपको पता होगा कि कोविन ऐप जो हो गई, आरोग्य सेतु ऐप, जिनका आज की डेट में इंटेंस यूज़ हो रहा है, ये ऐप ऐसी हैं जो हमारे डिटेल्स लेती हैं, जैसे आधार की डिटेल्स हो गई, इस टाइप की डिटेल्स लेती हैं। ठीक है, अब ये डिटेल्स जो है हम देख रहे हैं कुछ टाइम से, हमारी जो प्राइवेसी है जो इंडिया में, यानी जितने भी हमारा डेटा जो गवर्नमेंट वेबसाइट पर रहता है वो उतना ज़्यादा सेफ नहीं है। तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं ये भी दिक्कत कर सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो एक तरीके से प्योरली हेल्थ आईडी डेटाबेस पे टिकी हुई है, कि आपको पता होगा कि आधार जो है वही कोविन पे रजिस्टर करने में हेल्प करता है। तो एक तरीके से प्राइवेसी को भी देखने की सरकार को ज़रूरत है। अगेन ये दोबारा टेक्नोलॉजी का ही एस्पेक्ट कवर करता है। अब अगर अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हेल्थ एक्सपेंडिचर की, तो एक तरीके से बेसिक हेल्थ सर्विसेज जैसे नर्स की अवेलेबिलिटी, डॉक्टर्स, जितने भी वार्ड बॉयज़ होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी, लेबोरेटरी के टेक्नीशियंस जो हैं, इन सब की जो अवेलेबिलिटी है उसको इन्हेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि इन सब की आज की डेट में डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जितने भी मेडिकल मॉल प्रैक्टिसेस के लिए खिलाफ जितने भी लॉज हैं उनको स्ट्रेंथन और उनको प्रॉपर्ली इन्फोर्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि आज की डेट में कई सारे नर्सेज भी पकड़ी गई हैं जो ऑक्सीजन की, इन सब चीज़ों की इलीगल मार्केटिंग कर रही हैं, क्योंकि वो जो सिस्टम के अंदर हैं तो वो इस चीज़ों को आसानी से कर पा रही हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। तो इस तरीके से पैंडेमिक ने हमें सिखाया है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है उसका सही प्रयोग तो करना है, लेकिन हमें
एक प्रॉपर सोल्यूशन डिवाइस करने की ज़रूरत है ताकि हम जितनी भी इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही हैं उनको भी एड्रेस कर पाएँ। ये वाला आर्टिकल डिस्कस करता है अ बुलेट ट्रेन टू हंगर, यानी पैंडेमिक में किस तरीके से जितने भी गरीब लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये आर्टिकल मैंने 2 अलग अलग स्लाइड में डिस्कस किया है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत लंबा आर्टिकल था तो पूरा एक स्लाइड में आपको प्रॉपर्ली दिख नहीं पाता। तो देखिए यहाँ बताया गया है, देखिए मैंने यहाँ पर डेटा से ही इस आर्टिकल को स्टार्ट किया है। किस तरीके से 2021 का जो डेटा है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का, वो बताता है कि किस तरीके से फॉर्मल सैलरीड वर्कर्स जो हैं वो एक तरीके से कम हो चुके हैं और वो इनफॉर्मल वर्क में जा चुके हैं, किसमें 2019 से 2020 के बीच में। और उसके अलावा जो सबसे 20% सबसे गरीब तबका जो था लोगों का, वो तो अपनी एंटायर इनकम जो है आज की डेट में खो चुके हैं। ठीक है, अगर एक नेशनल मिनिमम वेज का थ्रेशोल्ड जो हमारे कंट्री ने सेट किया है जो है 375 रुपया पर डे का, ठीक है, ये अनूप सतपथी कमेटी ने इसको सेट किया था। ठीक है, तो उसमें अगर देखा जाए तो 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 375 रुपये से भी कम आज की डेट में कमा रहे हैं। देख सकते हैं आप कितनी पॉवर्टी जो है बढ़ चुकी है। उसके अलावा रूरल एरियाज़ की बात करो तो 15% पॉवर्टी बढ़ चुकी है रूरल एरियाज़ में, और अर्बन एरियाज़ में तो 20% बढ़ चुकी है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस आज की डेट में देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें अक्टूबर के अगर डेटा की बात करें तो 26%, अक्टूबर 2020 की बात कर रहा हूँ, तो 26% लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इनकम नहीं थी, ये रूरल एरियाज़ के डेटा है, और 30% अर्बन एरियाज़ में ऐसे लोग थे जिनकी कोई इनकम नहीं थी। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है कि गांव में 1 in 5 यानी 5 में से 1 इंसान ऐसा था ही था जिसको प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला फूड क्वालिटी का प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड जो है नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये दिक्कत भी देखने को मिली। उसके अलावा 54% ऐसे अर्बन एरियाज में लोग थे जिन्होंने उधार लिया पैसा ताकि वो खाना खरीद सकें। देखिए अब कैसी कंडीशन आ चुकी है कि खाना खरीदने के लिए भी उधार लेना पड़ रहा है, तो बहुत दिक्कत है तो यहाँ पर है। उसके अलावा 16% रूरल एरियाज में भी लोग थे इस तरीके से, 16% कम थे। देखिए ऐसा क्यों है कि अर्बन एरियाज में लोगों को ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं जो गरीब लोग हैं कंपेयर टू रूरल एरियाज, क्योंकि देखिए रूरल एरियाज में ना अगर लोगों के पास खाना नहीं है तो उनके पास और चीज़ भी है, जैसे वो खेतों में खाना उगा सकते हैं, यानी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन अर्बन एरियाज में इंसान को खाने के लिए सिर्फ कमाना पड़ता है, कुछ ना कुछ जॉब करनी पड़ती है, चाहे फॉर्मली करे या इनफॉर्मली करे। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि अर्बन एरियाज में लोग एग्रीकल्चर वगैरह पे डिपेंड होते हैं, और जो लोग डिपेंड भी होते हैं ना तो वो लोग होते हैं जिनके बहुत पुराने टाइम से वहाँ पर खेत वगैरह होते हैं। तो इसलिए रूरल एरियाज में हम देख सकते हैं कि लोगों का अर्बन एरियाज के कंपैरिजन में थोड़ा सा फूड इनसिक्योरिटी कम थी। उसके अलावा देखा गया है कि 2/3 अर्बन एरियाज में लोग ऐसे थे जिनको अपना एक टाइम का मील जो है स्किप करना पड़ा, यानी 3 टाइम खाना नहीं खा रहे हैं आज लोग, वो सिर्फ 2 टाइम खाना खा रहे हैं। और क्यों? क्योंकि उनके पास खाना खाने के लिए है ही नहीं। देखिए कितना बुरा समय आज की डेट में आ चुका है। अब यहाँ पर ये कंडीशन जो है ना सिर्फ रूरल और अर्बन तक ही सीमित नहीं है, ये कंडीशन जो है आज की डेट में कास्ट, रिलीजन, इस टाइप की चीज़ों में भी बढ़ चुकी हैं। देखिए ये सबसे बेकार चीज़ है सोसाइटी की, एक कास्ट, रिलीजन जो चीज़ें हैं ना ये सबसे बेकार चीज़ है, क्योंकि ये एक डिविजिवनेस शो करती है, एक ब्रदरहुड को रिप्रेजेंट नहीं करती। खैर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इसके रिगार्डिंग डिस्कस की हैं, लेकिन मैंने उन्हें हाईलाइट नहीं किया है क्योंकि आपका और मेरा जानना वो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। थोड़ा बहुत आइडिया हमें होना चाहिए कि कास्ट और रिलीजन के बेसिस में भी आज की डेट में जो लोग हैं कितना डिवाइड हो चुके हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में 75% जितने भी रूरल पॉपुलेशन है और अर्बन पॉपुलेशन की जो 50% लोग हैं उनको 5 kg फूड ग्रेन्स जो हैं हर मंथ सब्सिडाइज दामों पे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में इसको स्टार मार्क कर देता हूँ क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। यहाँ पर 75% रूरल एरियाज़ के लिए और 50% अर्बन एरियाज़ के लिए। प्लीज़ आप इसको याद डेफिनेटली रखना। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी अंत्योदय कार्ड जो होते हैं ना, अब मैं आपसे अंत्योदय की यहाँ बात आई गई है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो राशन की दुकान होती है ना, रेशन शॉप्स जो होती हैं, वहाँ पर कितने टाइप के कार्ड्स होते हैं? ठीक है, जैसे आपने APL, BPL इस टाइप की चीज़ें सुनी होंगी ना, तो वहाँ पर कितने टाइप की ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिनको ये कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं?
पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहली कैटेगरी APL होती है, अबव पॉवर्टी लाइन। बाकी कितनी कैटेगरीज होती हैं और वो कौन कौन सी होती हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो बताया जा रहा है कि एडिशनल एंटाइटलमेंट यानी एडिशनल 5 kg फूड ग्रेन्स और उसके साथ 1 kg पल्सेस, ये हर हाउस होल्ड को मिलेगी जो अंत्योदय अन्ना योजना के कार्ड के अंदर आते हैं, जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी के एक्ट के तहत ही कवर होती है। ठीक है, लेकिन अब देखिए ये बेनिफिट्स तो उनको मिल पाएंगे ना जिनके पास राशन कार्ड होगा। ऐसे लोगों का क्या होगा जिनके पास राशन कार्ड ही नहीं है। अर्बन एरियाज में 36% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है। उसमें से भी हम रूरल एरियाज की बात करें तो 13% ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है। अब इसके भी वेरियस रीजंस हैं। कई लोगों के पास राशन कार्ड के अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ठीक है, कई लोगों के पास अपना जो रेसिडेंस होता है उसको वेरीफाई करने के लिए प्रॉपर चीज़ें नहीं है। तो बेसिकली हम यही कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत आ रही है। जैसे जैसे पैंडेमिक बढ़ा, हम देख सकते हैं कि MG नरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, ये एक्ट के तहत 47% इंक्रीज हुआ लोगों का, कि 47% लोग और आ गए इस एक्ट के तहत काम करने के लिए, क्योंकि जॉब लॉस तो हो ही चुका था। 100 डेज का ये गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो 72 लाख हाउस होल्ड ने पूरे 100 दिन जो है उनको पूरा किया इस पूरे 1 साल के अंदर। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि लोगों के जॉब जो है कितनी ज़्यादा आज की डेट में लोगों के लिए दिक्कतें पैदा कर रही है। तो हम देख सकते हैं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। उसके अलावा बताया गया है कि किस तरीके से PDS एंटाइटलमेंट जो है, जैसे बेसिक सर्वाइवल किट्स होती है ना, इस टाइप की चीज़ जो है ना आज की डेट में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली फुलफिल नहीं कर पा रही है। ठीक है, जितनी भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स होती है इनको एक तरीके से प्रॉपरली फुलफिल करने की ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स ही आज की डेट में गरीब लोगों का एक सहारा बन चुकी है। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है आज की डेट में। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम की यहाँ बात आ रही है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो राशन की दुकान होती है जहाँ से हमें, आपको और जितने भी लोग हैं उनको राशन मिलता है सब्सिडाइज प्राइस पे, उन रेशन शॉप्स को इकोनॉमी के टर्म्स में क्या कहा जाता है? जैसे राशन की दुकान को हम नॉर्मली इनफॉर्मल टर्म्स में कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसको क्या कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। उसके अलावा बताया गया है कि आज की डेट में जितना भी डेटा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, उसके अलावा जितना भी ये MG नरेगा का डेटा है, इस पूरे डेटा के ऊपर कंपाइल करके बताया जाए तो हमारे कंट्री में आज की डेट में 33 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, जो पुअर हैं। तो इसलिए सरकार को करना क्या चाहिए? अब दोबारा देखिए वही बात आ गई, क्या सोल्यूशन। यार बहुत कम राइटर ऐसे होते हैं जो प्रॉपर सोल्यूशन के साथ आर्टिकल बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर सोल्यूशन प्रॉपर बताया गया है कि केंद्र सरकार को कवरेज बढ़ानी चाहिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत एटलीस्ट 1 साल के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर कर पाएंगे इस एक्ट के तहत और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास फूड ग्रेन जो है टाइम पे पहुँचे। उसके अलावा MG नरेगा जहाँ पर आज की डेट में 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है उसको दुगना कर देना चाहिए 200 दिनों का, ताकि लोग जो हैं उनको कुछ ना कुछ सैलरी मिलती रहे और वो प्रॉपर्ली वो जॉबलेस ना रहे। ठीक है, और इन लोगों की जो पावर है वो हम अपने जो कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इन्हेंस करने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे कहीं पर अगर कोई गवर्नमेंट के ब्रिजेस बन रहे हैं, कोई गवर्नमेंट की रोड बन रही है, तो वहाँ पर इन लोगों को यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा एक और राइटर ने यहाँ सोल्यूशन दिया है, जो राइटर कहते हैं कि एक वेज कंपेंसेशन देना चाहिए, यानी पुअर हाउस होल्ड को 7,000 पर पुअर हाउस होल्ड को देना चाहिए फ्यू मंथ्स के लिए, अगले कुछ महीनों के लिए। ठीक है, और तो ये मुझे तो उतना प्रैक्टिकल नहीं लग रहा। ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, डेफिनेट सी बात है, बहुत अच्छी बात होगी कि अगर हर इंसान के पास, हर गरीब इंसान के पास 7,000 रुपये एक महीने का जाए, क्योंकि कई हम देख सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इस टाइप की चीज़ें पास्ट में कर चुकी हैं, लेकिन उन कंट्रीज़ ने ये सब चीज़ें इसलिए करी क्योंकि उनकी पॉपुलेशन इतनी कम है जितनी पॉपुलेशन हमारे हिमाचल और उत्तराखंड जैसे स्टेट्स में है ना, उसकी पूरी कंट्री की पॉपुलेशन उतनी है और उनकी GDP हमसे 3 या 4 गुना ज़्यादा है, इसलिए वो इस चीज़ को कर पाए। तो अगर ये चीज़ हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल में बात करो तो जो कंडीशन आज की डेट में हमारी कंट्री की है, इस हिसाब से तो ये चीज़ प्रैक्टिकल हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे देश में आज की डेट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिल्कुल ठप हैं, सरकार का डेफिसिट इतना बढ़ चुका है, तो ये सब चीज़ तो मुश्किल है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, क्योंकि क्या पता सरकार कर दे, लेकिन जैसी कंडीशन चल रही है उसमें थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है।
अभी मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप भी अपना ओपिनियन, और इन दोनों सोल्यूशंस के अलावा अगर आपको कोई सोल्यूशन लगता है जो बहुत अच्छा है और जो लोगों के दिमाग में आना चाहिए, तो आप डेफिनेटली उसको कमेंट सेक्शन में डालिए। इससे आप अपना ब्रेन तो एनहेंस करेंगे ही, उसके अलावा दूसरे लोगों को भी आइडिया जनरेट करने में हेल्प करेंगे। तो यार आज बहुत सारे एडिटोरियल्स डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये एडिटोरियल्स पसंद आए होंगे। देखिए मैंने वो एडिटोरियल्स बिल्कुल भी नहीं छोड़े जो इम्पोर्टेंट है डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरी तबीयत अभी भी कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं, तो बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही इंक्रीज होती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी की सारी अपडेट्स विद टाइम मिल जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।